नमस्कार मित्रों, देसाई ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस हिस्ट्री का 8th चैप्टर, जिसका नाम है इंडस्ट्री एंड ट्रेड। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्री एंड ट्रेड। In this chapter, we are going to gather some information about industry and trade in India in the post-independence period. इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, तो भारत का बाकी देशों के साथ जो व्यापार होता है, जो उद्योग है भारत में, जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। उसका विकास कैसे होता गया उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। After India became independent, the Industrial Finance Corporation of India was established in 1948 with the purpose of making available long-term loans to industrial projects. देखिए, स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद 1948 में इंडस्ट्रीज का विकास करने के लिए, उद्योग क्षेत्र का जो है विकास करने के लिए, फैक्ट्रीज की संख्या बढ़ाने के लिए हमारे देश ने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की, ताकि अगर कोई नई फैक्ट्री स्थापित करना चाहता है, किसी को नए उद्योग शुरू करने हैं, इंडस्ट्रीज शुरू करनी है, तो उनको लोन्स मिलना आसान हो, उन्हें कर्ज मिलना आसान हो, इसलिए पैसा उपलब्ध करवाने के लिए। सिमिलरली, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954 इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। बाद में 1954 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई, ताकि और गति से इंडस्ट्रियल सेक्टर का विकास किया जा सके, औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा सके। सम इंडस्ट्रीज इन इंडिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी क्या? कपड़ा उद्योग। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर्म्स 14% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हमारे देश में जो भी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज द्वारा या जो भी प्रोडक्शन होता है माल का, उसमें से 14% प्रोडक्शन जो है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, यानी कपड़े से रिलेटेड है। कपड़े, बहुत से ब्रांड्स है जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, ऐसा हमें लगता है, वो काफ़ी नामांकित भी है, फेमस भी है, लेकिन एक्चुअल में वो इंडियन ब्रांड है, प्योर इंडियन ब्रांड्स है। हमें बहुत से ब्रांड्स लगते हैं नाम सुनने के बाद कि वो इटालियन ब्रांड होगा या फ्रेंच होगा, लेकिन हमारे देश के वो ब्रांड्स होते हैं। इट इंक्लूड्स द पावरलूम एंड द हैंडलूम इंडस्ट्रीज। इसमें क्या आता है? पावरलूम और हैंडलूम इंडस्ट्रीज। हैंडलूम यानी हाथ माग, यानी हाथ से, अगर आपने कोई पैठनी का दुकान देखा होगा जहाँ पर पैठनी साड़ियाँ बनाई जाती है, तो वहाँ पर हैंडलूम से पैठनी बनाई जाती है, यानी हाथ से वो कपड़ा बुना जाता है, हाथ की मशीन, हाथ से वो मशीन चलती है। यानी मशीन तो कुछ नहीं होता, उसे बस लूमिंग बोलते हैं, लूम मशीन। तो वो बस हाथ से चलाना पड़ता है मैन्युअली, तो वो होता है हैंडलूम इंडस्ट्री। और पावरलूम यानी मशीन लूम कहते हैं, वो मशीन्स में, फैक्ट्रीज में अपने आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में कपड़े बनते रहते हैं। लेकिन जो बारीकी से काम करना है होता है, जिसमें काफ़ी आर्टिस्टिक वर्क होता है, वहाँ पर जैसे साड़ियाँ बनाना, बनारसी साड़ी हो या जो भी पैठनी वगैरह है, उनको बनाने के लिए हैंडलूम पर काम करना पड़ता है। तो ऐसे दो तरह के होते हैं। द हैंडलूम इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव। तो हैंडलूम इंडस्ट्रीज जो होती है वो लेबर इंटेंसिव होती है। दो तरह की इंडस्ट्रीज होती है, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव और दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर मानवों का ज़्यादा काम होता है, यानी एक्चुअली मनुष्य को काम करना पड़ता है। लेकिन कैपिटल इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसमें मशीन्स का ज़्यादा रोल होता है। अगर आपने टीवी पर वगैरह देखा होगा, कुछ चैनल्स होते हैं जहाँ पर दिखाया जाता है कि अमेरिका में जो है चिप्स की इंडस्ट्री कैसी होती है, चिप्स की फैक्ट्री कैसी होती है, या फिर जो भी है फूड बनाने की फैक्ट्रीज, फूड फैक्ट्रीज वगैरह, वो कैसे वहाँ पर बनते हैं। तो आपने देखा होगा पूरा वो मशीन से बनता है। ऐसा क्यों है वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी कम है, तो इसलिए वहाँ पर मशीन बेस्ड है, कैपिटल इंटेंसिव जिसे कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुख्यतः जो फैक्ट्रीज होती है वो लेबर इंटेंसिव होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम पर रखने का नियम बनाया जाता है सरकार द्वारा।
ठीक है, अगर आपको फैक्ट्री खोलनी है तो मिनिमम 10,000 लोगों को वहाँ पर जॉब मिलना चाहिए, ऐसा नियम होता है हमारे यहाँ। तो इसलिए मशीन्स को कैपिटल इंटेंसिव हमारे यहाँ नहीं यूज़ किया जाता, हमारे यहाँ लेबर इंटेंसिव यानी एक्चुअल मनुष्य के हाथों का प्रयोग करके किया जाता है, मशीन्स का यूज इतना नहीं किया जाता। अकॉर्डिंग टू द टेक्सटाइल कमिटी एक्ट 1963 अ टेक्सटाइल कमिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश। जो टेक्सटाइल कमिटी एक्ट बनाया गया, अधिनियम कानून 1963 में, उसके अनुसार टेक्सटाइल कमिटी जो है कपड़ा समिति बनाई गई। दिस कमिटी सेट्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल इन द इंटरनल मार्केट एज वेल एज फॉर एक्सपोर्ट। ये जो कमिटी है वो क्या करती है, क्वालिटी ऑब्जर्व करती है, क्वालिटी क्या बेहतर क्वालिटी है, अगर नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देती है, जो बेहतर क्वालिटी के है वही एक्सेप्ट करते हैं और वो फिर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, मार्केट में लाए जाते हैं वो कपड़े। अगर बुरी क्वालिटी के हैं तो उन्हें एक्सपोर्ट नहीं किया जाता या फिर उन्हें बेहतर क्वालिटी का करने के लिए कहा जाता है उन इंडस्ट्रीज को। सिल्क इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ये भी जो है सिल्क इंडस्ट्री, जो रेशम उद्योग है, वो भी कापड़ मंत्रालय के अंतर्गत आता है। The research about the species of silkworm and mulberry trees is done in the Seribiotic Research Laboratory at बेंगलुरु। आपको अगर पता हो तो मैं बता दूं कि कर्नाटक में हमारे देश में सबसे अधिक सिल्क का प्रोडक्शन होता है। सिल्क के इंडस्ट्री को बोलते हैं सेरिकल्चर। तो सिल्क वर्म्स जो होते हैं, रेशम कीड़े होते हैं, वो सीक्रेट करते हैं धागा और उससे सिल्क बनता है, और वो मलबेरी ट्रीज के ऊपर जीते हैं, यानी वो पत्ते खाकर, मलबेरी ट्री के पत्ते खाकर वो ग्रो करते हैं सिल्कवर्म्स जो होते हैं। तो ऐसे स्पीसीज बनाना, हाइब्रिड स्पीसीज सिल्कवर्म्स की जो लंबे धागे बना सके, ऐसा रिसर्च किया जाता है, और वो मजबूत हो, आकर्षक हो, चमकीला हो, ये सब धागे बनाने वाला ऐसा खोज करने के लिए सिरबायोटिक रिसर्च लैबोरेटरी है जो बेंगलुरु में है। ऑफ कोर्स बेंगलुरु में होगी क्योंकि कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया। This industry is primary in the states of Karnataka, Andhra Pradesh, West Bengal and Jammu and Kashmir. इन राज्यों में मुख्यतः सिल्क इंडस्ट्री है। Now it is being spread in states with predominantly tribal population. जहाँ पर वनवासी जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ पर मुख्यतः ये इंडस्ट्री फैल रही है अभी, क्योंकि वनवासी लोग जो है वो वन में जाते हैं, वहाँ पर सिल्क का प्रोडक्शन यानी सिल्क वर्म्स को पालते हैं और वो जंगल में जाकर सिल्क वर्म्स खाते हैं और वो सिल्क बनाते हैं। तो इसलिए ट्राइबल पॉपुलेशन उनको उसमें ज़्यादा उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। जूट इंडस्ट्री, इंडिया इज द टॉप रँकिंग कंट्री इन द जूट प्रोडक्शन। जूट ज्याला मराठीत म्हणतात ताग। आता अभी ताग या जूट यानी क्या होता है आपको ये पता होगा। जो गोणी होती है, हम जो जिसमें सामान लाते हैं, जो पोतं ज्याला म्हणतात, पोतं, तो गोनी जिस मटेरियल से बनाई जाती है, रस्सियां जिस मटेरियल से बनाई जाती है, वो होता है जूट। ठीक है, तो वो एक प्लांट होता है, उससे बनता है। इंडिया इज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ जूट प्रोडक्ट्स। तो जूट के प्रोडक्ट्स जैसे पर्सेस भी बनाए जाते हैं जूट के, कुछ कपड़े भी बनाए जाते हैं, फिर रस्सियां बनाई जाती है और गोनियां जो बनाई जाती है। तो इसमें हम एक्सपोर्टर है मेजर। वी गेट क्लॉथ, सैक क्लॉथ, रोप्स एंड जूट। Do you know Mega Cluster is a scheme that helps weavers through self-finance groups and non-governmental organizations. मेगा क्लस्टर नाम की एक स्कीम है जो बुनकर जो होते हैं, जो विणकर वीवर्स यानी जो बुनते हैं, कपड़े जो बुनने वाले लोग होते हैं, उनको फाइनेंस पैसा उपलब्ध करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, और एनजीओज भी है उसमें, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। हेल्प इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, डिजाइन बैंक्स, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वेलफेयर ऑफ द वीवर्स। तो उनको मदद दी जाती है, रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाता है, उन्हें डिजाइन्स के आइडियाज दिए जाते हैं ताकि वो नए नए डिजाइन के कपड़े बना सके, उन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इससे उनका विकास किया जाता है। हैंड स्कल्पटिंग, दिस इज अ लेबर इंटेंसिव क्राफ्ट। हैंड स्कल्पटिंग यानी शिल्पकला जिसे कहते हैं, मूर्ति कला, जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं ना हाथ से, उन्हें कहते हैं। ये लेबर इंटेंसिव है ऑफकोर्स, क्योंकि अपने हाथों से, मानवीय हाथों से बनाना पड़ता है। कोई मशीन
का इतना यूज नहीं कर सकते। स्कल्प्टर्स गॉट एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द कैपेसिटी ऑफ द craft to absorb more craftsmen, small investment, more profits, preference to exports and possibility of earning more foreign exchange। तो इससे क्या है, इसमें काफ़ी रोजगार का स्कोप है, क्योंकि उन्हें काफ़ी क्राफ्ट्समैन लगते हैं, कलाकार लगते हैं, जो नक्काशी करने वाले होते हैं। वो पैसा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम लगता है, ठीक है, पैसा कम उसमें लगाना पड़ता है, प्रॉफिट काफ़ी होता है, क्योंकि वो आर्टिस्टिक वस्तु होते हैं जिसमें काफ़ी लोग इंटरेस्टिंगली ऊंची कीमत देकर खरीदते हैं। फिर उसे एक्सपोर्ट में भी काफ़ी स्कोप है। फॉरेन में हमारे मूर्तियों की बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। कई सारे ब्रिटिशर्स ने, अमेरिकन्स ने हमारे जो प्राचीन मूर्तियां हैं जो हमारे मंदिरों में थी वो चुरा कर ले गए हैं। वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में है, अमेरिकन म्यूज़ियम्स में रखे गए हैं। तो उसे भी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर जो इलीगली स्मगलिंग करके ले गए हैं मूर्तियाँ, वो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर उसे जब उस देश को विजिट करते हैं तब वो वापस लाते एक एक मूर्ति। उस इतना आदर है हमारे देश के हर एक मूर्ति के लिए उनके मन में। तो इससे फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा, विदेशी पैसा भी काफ़ी मिलता है। Several cities have market mechanisms like Delhi Haat, which enables the craftsmen from rural and urban areas to get a market for their wares। तो दिल्ली हाट नाम का एक दिल्ली में एक बाजार होता है जहाँ पर जो छोटे छोटे गांव से आसपास के राज्यों के लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ पर हर एक स्टेट का, हर एक राज्य का वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, अलग डिपार्टमेंट है। तो उस राज्य से वहाँ के क्राफ्ट्समैन जो है, आर्टिसंस वहाँ पर आते हैं अपनी अपनी वस्तुएं बनाई हुए जो है उससे, और वहाँ पर फॉरेनर्स काफ़ी आते हैं खरीदने के लिए। तो वहाँ पर वेयर्स भी है, यानी गोदाम भी है रखने के लिए उनका सामान। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी वाहन उद्योग। इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीकल्स। भारत विश्व में सबसे अधिक टू व्हीलर्स प्रोड्यूस करता है, जो बाइक्स हो या स्कूटर्स हो, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला भारत देश है। व्हीकल्स आर एक्सपोर्टेड टू 40 कंट्रीज फ्रॉम इंडिया। 40 विदेशों को हमारे देश में बनाए हुए व्हीकल्स जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज कॉल्ड द सनराइज सेक्टर इन इंडिया। ये जिसका उगम हो रहा है, आगे काफ़ी अधिक स्कोप है, ऐसी इंडस्ट्री है ये। इंडियाज ट्रैक्टर इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर्स और बेहतरीन क्वालिटी के भारत में प्रोड्यूस होते हैं, और फॉरेन कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करते हैं हम, और वहाँ पर इंडियन ट्रैक्टर्स को प्रेफर किया जाता है खरीदने के लिए। 1/3 ऑफ द ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर्ड वर्ल्ड वाइड आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो 33%, नियरली 34% ट्रैक्टर्स जो पूरे दुनिया में बनते हैं, उसमें से 33% ट्रैक्टर्स अकेले भारत में बनते हैं। ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया आर एक्सपोर्टेड टू टर्की, मलेशिया एंड सेवरल कंट्रीज इन अफ्रीका। अभी तो ब्राज़ील वगैरह जैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं हमारे, इवन अमेरिकन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होते हैं, इतना हमारा डेवलप्ड है। सीमेंट इंडस्ट्री। द रोल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर देखिए हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड्स डेवलप करने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, बड़ी बड़ी विकास करना है, बहुत पुल बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, तो उसके लिए तो सीमेंट लगेगा। इसके लिए सीमेंट इंडस्ट्री को स्ट्रांग होना आवश्यक होता है किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए। दिस इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस। सीमेंट बनाना कोई आसान काम नहीं होता, वो मिक्सचर जो है उसमें एक्यूरेट होना चाहिए, उस पर भी रिसर्च करना पड़ता है। इंडिया इज करेंटली एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड। भारत एक महत्वपूर्ण उत्पादक है सीमेंट का विश्व में। लेदर इंडस्ट्री। It is a big industry in India. It is primarily export oriented. लेदर इंडस्ट्री, लेदर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चमड़े के प्रोडक्ट्स, तो वो बनाए जाते हैं, वो भारत में काफ़ी बनाए जाते हैं और वो एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। उसके पर्सेस होते हैं, शूज़ होते हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। सॉल्ट इंडस्ट्री। इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ सॉल्ट इन द वर्ल्ड। भारत एक सबसे ज़्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाले देशों में से एक है, क्योंकि हमारे देश में 3 साइड से समुद्र है, तो उससे हम सॉल्ट प्राप्त कर सकते हैं बहुत। द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट इन इंडिया इज 200 लाख टन्स। 200 लाख टन हर वर्ष हमारे देश में नमक प्रोड्यूस किया जाता है। 1 टन यानी 1000 किलो होता है, तो देखिए 200 लाख टन यानी कितना होगा। द प्रोडक्शन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इज 60 लाख टन्स। आयोडाइज सॉल्ट यानी जिसमें आयोडीन डाला जाता है, जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, थायराइड ग्लैंड
के थायरोक्सिन के बैलेंस के लिए, तो उसके लिए आयोडाइज सॉल्ट चाहिए, तो उसका प्रोडक्शन हम 60 लाख टन्स करते हैं हर वर्ष। बाइसिकल इंडस्ट्री, इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बाइसिकल्स इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ साइकिल्स भी बहुत बनाए जाते हैं। बाइसिकल्स आर मेड इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु और पंजाब में मुख्यतः बाइसिकल्स के फैक्ट्रीज है। द मेन सेंटर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इज लुधियाना। लुधियाना में मुख्यतः पंजाब के वहां पर साइकिल्स की काफी फैक्ट्रीज है। इंडिया एक्सपोर्ट्स बाइसिकल्स टू कंट्रीज लाइक नाइजीरिया, मेक्सिको, केनिया, युगांडा एंड ब्राजील। इन देशों को हम एक्सपोर्ट करते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, खादी कपड़ा होता है, आपको पता है गांधी जी ने शुरू किया था खादी मुहिम, तो तब से गांव के लोगों ने खादी को प्रोड्यूस करना शुरू किया था। तो वहाँ के गांव के लोग और भी बाकी उत्पादन बनाते हैं, जैसे गांव का शहद होता है, मधु जो होता है, हनी, फिर अलग अलग जो वुडन आर्टिस्टिक वस्तुएं होती है वो सब बनाए जाते हैं। आपके गांव के पास, आपके शहर में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री का दुकान होगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन वॉज एस्टेब्लिश टू गिव इम्पिटस टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एरियाज। तो गांव के लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योग में विकास करने के लिए ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की स्थापना की गई, खादी ग्रामोद्योग भंडार की स्थापना की गई। तो वहां पर गांव के लोग, जो गांव के चीजें अवेलेबल होती है उससे जो वस्तुएं बनाती है वो बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया उन्होंने। द मेन ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन वेर टू डेवलप द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड टू एनकरेज इंडस्ट्रीज दैट यूज the material and human resources available at the local level and make the villages self-reliant by creating employment there। जैसे कि गांधी जी का सपना था कि गांव का विकास होना चाहिए, अगर देश को स्वयंपूर्ण बनाना है तो गांव का विकास होना चाहिए। तो गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए, गांव का विकास करने के लिए खादी ग्रामोद्योग भंडार की स्थापना की गई थी, जिसमें ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जैसे जो कारपेंटर होते हैं वो गांव के लोग बनाते हैं, वो हैंडीक्राफ्ट्स यानी हस्तकला की वस्तुएं जो कई सारे लोग बनाते हैं, बिद्री वर्क होता है या मीना वर्क होता है, उसके डिशेस बनते हैं या अलग अलग बर्तन बनते हैं, फ्लावर पॉट्स वगैरह, वाजेस वगैरह। कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी घरेलू उद्योग जो होते हैं, जो घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर में किए जा सकते हैं, ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ये जो है इसका स्थापना की गई है। सेल्फ रिलायंट बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट देयर, वहां पर गांव को स्वयं प्रभु बनाने के लिए, स्वयंपूर्ण बनाने के लिए, रोजगार वहीं पर उपलब्ध करवाने के लिए ये स्थापित किया गया है। एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड यूजिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स। भारत में दोनों पद्धति से खेती की जाती है, पारंपरिक पद्धति से और आधुनिक पद्धति से। आधुनिक पद्धति यानी जिसमें ट्रैक्टर्स वगैरह यूज किए जाते हैं, पारंपरिक पद्धति यानी जिसमें बैलों का यूज किया जाता है, पारंपरिक जो हल होता है उसका यूज किया जाता है। ऐसे दोनों पद्धति से किया जाता है। मेनी एग्रीकल्चरल टास्क आर परफॉर्म यूजिंग बुलक्स, तो बैलों की मदद से खेती के कई सारे काम किए जाते हैं। सिमिलरली मशीन्स आर बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट टास्क लाइक प्लॉइंग, सोइंग टू हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एटसेट्रा। तो उसमें कई सारे कामों के लिए मशीन्स भी यूज की जाती है, जैसे प्लॉइंग यानी क्या कहते हैं, नांगरणी ज्याला म्हणतात, हल चलाना, फिर बीज बोना, फिर कटाई करना, ये सभी कामों के लिए मशीन्स का भी यूज किया जाता है। The major occupation in India is agriculture and other tasks based on agriculture। मुख्य जो व्यवसाय है भारतीयों का वो मुख्यतः खेती है। बहुत से लोग भारत में खेती करते हैं। Agriculture and animal husbandry are practiced in villages। तो एग्रीकल्चर, खेती के साथ साथ लोग पशुपालन भी करते हैं, पशुओं को पालते हैं, दूध वगैरह निकालते हैं, वो भी बेचते हैं। 70% of Indian society depends upon jobs related to agriculture and agricultural production। खेती से रिलेटेड, खेती या तो डायरेक्टली खेती या फिर खेती से रिलेटेड काम पर नियरली 70% भारतीय डिपेंडेंट है। इन दिस इंडस्ट्री द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज इक्वल टू दैट ऑफ मेन। इसमें महिला और पुरुषों का बराबर से सहभाग है। ठीक है। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया। भारत में बहुत से सीजन्स है, उसके अनुसार कई बार खेती की जाती है, बोए जाते हैं बीज कई बार।
मेनी वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, भारत में बहुत से वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, यानी महाराष्ट्र में अगर देखोगे तो ज्वार आता है, बाजरा आता है, अगर आप पंजाब में जाओगे तो गेहूं आता है, साउथ में जाओगे तो राइस आता है। तो ज्वार, व्हीट, राइस, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आर मेनली प्रोड्यूस, पल्सेस यानी दाल। अलॉन्ग विथ इट कॉटन एंड शुगर केन आर प्रोसेस्ड टू मैन्युफैक्चर क्लॉथ एंड शुगर रिस्पेक्टिवली। हमारे देश में उसी के साथ शुगर केन, गन्ना भी प्रोड्यूस किया जाता है, कॉटन भी प्रोड्यूस किया जाता है, कॉटन से थ्रेड्स बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, शुगर केन से शुगर बनाई जाती है। ये इंडस्ट्रीज भी काफी डेवलप हो चुके हैं। एग्रीकल्चर ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एग्रीकल्चर में अनाज के प्रोडक्शन के साथ साथ फलों का प्रोडक्शन, सब्जियों का प्रोडक्शन भी आता है। Nowadays industries processing these fruits and vegetables have come up। तो अभी आजकल तो ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे फैक्ट्रीज भी खड़ी हो चुकी है जो फ्रूट्स पर प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे फ्रूट के जैम्स होते हैं, वेजिटेबल्स को प्रोसेस करके वेजिटेबल के केचप्स, टोमेटो केचप वगैरह बनाने वाले होते हैं, उनके अचार बनाने वाले होते हैं। ठीक है, ऐसी भी इंडस्ट्रीज आ चुकी है। एग्रीकल्चर फुलफिल्स मैन्स बेसिक नीड्स। एग्रीकल्चर के कारण मानव की जो बेसिक नीड्स होती है, जैसे अन्न होता है, कपड़ा होता है, वो जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती है। इन ऑर्डर टू एनकरेज फार्मिंग, लोन्स आर गिवन टू फार्मर्स थ्रू रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। तो फार्मर्स को, किसानों को सस्ते ब्याज दर से, सस्ते कम इंटरेस्ट रेट से लोन उपलब्ध करवाया जाता है, जो गांव के बैंक्स होते हैं उनके द्वारा, और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस यानी सहकारी इंस्टीट्यूशंस उनके द्वारा। स्टडी विजिट्स, agricultural outdoor trips and farmers get togethers are organized through the पंचायत समितिस to bring about improvements in agriculture। तो गांव के जो तालुकास के जो पंचायत समिति होती है उनके द्वारा गांव के किसानों को एकत्रित किया जाता है हर वर्ष, और उनका एक दूसरे को मिलाया जाता है, उनकी भेंट करवाई जाती है और उन्हें अपने अनुभव शेयर करने को कहा जाता है। जैसे इस साल उन्होंने क्या बोया और कितना प्रोडक्शन आया, उन्होंने कौन सा खाद यानी फर्टिलाइजर दिया, कौन सा पेस्टिसाइड यूज किया। अगर उनका अनुभव अच्छा है तो बाकी उनसे सीखकर बाकी का भी प्रोडक्शन बढ़ सकता है। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो सप्लाइड। तो उनको आवश्यक जो औजार है, जो हल हो या जो प्लॉइंग का होता है वगैरह, वो फिर उन्हें अच्छे क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उत्पादन देने वाले सीड्स दिए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं। द फार्मर्स आर गिवन ट्रेनिंग रिगार्डिंग सॉइल टेस्टिंग, नर्सरी ऑफ फ्रूट प्लांट, स्पाइसिकल्चर, पोल्ट्री, कैटल एंड गोट रियरिंग, डेयरी फार्मिंग एटसेट्रा। फार्मर्स को इसी के साथ इसका भी गाइडेंस दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि सॉइल की टेस्टिंग कैसे करनी है, अभी जो मिट्टी है उसमें कौन सा एलिमेंट कितना है, नाइट्रोजन कितना है, फॉस्फोरस कितना है, उसकी टेस्टिंग करके जो कम है उसका फर्टिलाइजर डालना चाहिए, ये उन्हें समझ में आता है। फिर फ्रूट प्लांट्स की नर्सरी यानी छोटे छोटे प्लांट्स उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रूट प्लांट्स के। पाइसिकल्चर यानी फिश का प्रोडक्शन, अगर उनके पास कोई वेल है, खेत में अगर उनके कुआं है तो उसमें मछलियों के अंडे छोड़कर वो फिश प्रोडक्शन कर सकते हैं। पोल्ट्री यानी कुक्कुट पालन यानी मुर्गियों का पालन, अंडे बेचना वगैरह। फिर कैटल यानी पशुपालन, गाय भैंस पालना। गोट यानी बकरी का पालन। ठीक है, ये इसकी ट्रेनिंग दी जाती है जिला लेवल पर। फाइनेंशियल हेल्प इज गिवन टू बिल्ड वेयर हाउसेस फॉर स्टोरिंग द फार्म प्रोड्यूस। तो जो किसान होते हैं उनको आर्थिक मदद दी जाती है ताकि वो गोदाम बना सके बड़े बड़े, अपना जो माल है जो प्रोड्यूस किया है उसको स्टोर करने के लिए। इंडिया इज रैपिडली बिकमिंग इंडिपेंडेंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड फार्मिंग टेक्निक्स। तो भारत जो है आज एक बहुत हद तक एक स्वयंपूर्ण देश है। हमारी इतनी अधिक पॉपुलेशन है लेकिन फिर भी हम सेल्फ सफिशिएंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इतने लोगों को खिलाने के लिए। Modern techniques like drip irrigation, organic farming
आर यूज्ड फॉर फार्मिंग। ड्रिप इरिगेशन जो है यानी ठिबक सिंचन जिसे कहते हैं, यानी पानी की कम से कम यूटिलाइजेशन करके कम पानी में बहुत से प्लांट्स को पानी दिया जाता है ड्रिप इरिगेशन से। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज किए बिना, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स एक हद से ज़्यादा यूज करना हार्मफुल होता है सॉइल के लिए, पोल्यूशन होता है उससे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करना, जैसे गोबर यूज करना वगैरह, तो उससे जो है उसको प्रोत्साहित करना लोग किसानों को। पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की नीति क्या रही है इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, उद्योगों को डेवलप करने के लिए। इन द 4th 5-year प्लान फोकस वॉज प्लेस्ड ऑन पेपर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मोटर ट्रैक्टर इंडस्ट्री, लेदर गुड्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑयल, कलर, शुगर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। चौथी जो पंचवार्षिक योजना थी, यानी स्वतंत्रता के बाद हमने हर 5 साल बाद एक पंचवार्षिक योजना 5-year प्लान बनाना शुरू किया। यानी 1952 में पहली 5-year प्लान था जो 1952 to 57 के लिए था। फिर 57 में सेकेंड 5-year प्लान बनाया गया, 57 to 62, फिर 62 to 67, 67 to 72 ऐसे। तो जो 4th 5-year प्लान था 67 to 72, उस समय किन बातों पर ध्यान दिया गया विशेषतः? तो पेपर इंडस्ट्री, जो कागज बनाने का कारखाने हैं वो बनाने के लिए ये प्रोत्साहन दिया गया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी मेडिसिन, औषधियां बनाने के लिए जो होता है वो उसको प्रोत्साहित किया गया। मोटर ट्रैक्टर इंडस्ट्री, ट्रैक्टर्स बनाना, फिर व्हीकल्स बनाना, लेदर गुड्स, चमड़े की वस्तुएं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कापड़, फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे जैम्स, जेलीज या फिर टोमेटो केचप्स वगैरह, ऑयल का प्रोडक्शन यानी जो खाने का ऑयल होता है जैसे सोयाबीन ऑयल हो या अलग अलग ऑयल्स होते हैं उसकी तरह, कलर्स का प्रोडक्शन, शुगर इंडस्ट्री, इस पर ध्यान दिया गया। According to the industrial licensing policy of 1970, all those factories requiring an investment of more than 5 crore rupees were to be included as heavy industries. 1970 के इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, लाइसेंसिंग यानी परमिट जो दिया जाता है, यानी कोई अगर इंडस्ट्री स्थापित करनी है, कोई फैक्ट्री बनानी है आपको, तो शासन से परमिशन लेनी पड़ती है सरकार से। तो उसके लिए ये डिसाइड किया गया कि अगर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत की करके आप अगर अपनी इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं तो आपकी इंडस्ट्री कंसिडर की जाएगी हेवी इंडस्ट्री में, यानी बहुत बड़ी इंडस्ट्री। उसमें उसका हेवी इंडस्ट्रीज का मंत्रालय अलग होता है, हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री। The big industrial houses and foreign companies are allowed to invest in heavy industries that were not reserved for the public sector. जो heavy industries, कुछ हेवी इंडस्ट्रीज जो है जिनमें प्रोडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट करती है, शासन, लेकिन कुछ हेवी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट लोगों को भी प्रोडक्शन करना अलाउड है। तो वहां पर ऐसी इंडस्ट्रीज में फॉरेन कंपनीज को, विदेशी कंपनियों को भी बुलाया गया कि आप यहाँ पर कंपनियां बनाइए ताकि हमारे यहाँ रोजगार प्राप्त हो। As a result of this policy, by the end of 1972, 3,18,000 small industries were registered with the government registration office. तो 1972 में इस नीति के अनुसार पूरे देश में 3,18,000 छोटी छोटी इंडस्ट्रीज स्थापित की गई। मिनरल वेल्थ, द अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स, आयरन एंड कोल plays a major role in the industrial development of the country. किसी भी देश का औद्योगिक विकास करना है, फैक्ट्रीज अगर डेवलप करनी है तो उन्हें तो फ्यूल तो लगेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनाई जाती है। फिर मशीन्स बनाने के लिए आयरन लगता है, मिनरल्स जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह मिनरल्स लगते हैं। We have adequate stores of iron, manganese, coal and mineral oil in our country. हमारे देश में आयरन के काफ़ी माइंस है, आयरन का प्रोडक्शन काफ़ी होता है, मैग्नीज, कोल, मिनरल ऑयल, इस सभी के प्रोडक्शंस काफ़ी है हमारे यहाँ। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, अभी जो वनों से, जंगलों से जो हम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। गवर्नमेंट हैज़ रिजर्व्ड सम फॉरेस्ट फॉर द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट। जो वनवासी लोग होते हैं उनको भी रोजगार मिलना चाहिए, इसके लिए जो है कुछ फॉरेस्ट जो है, कुछ जंगल उनके लिए आरक्षित किए गए हैं विशेषतः इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। द टास्क ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, द स्टेट गवर्नमेंट एंड बाय द लोकल पीपल।
तो हमारे यहाँ राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो लोकल लोग हैं वहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोग, उनके द्वारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हमारे यहाँ तो फॉरेस्ट को पूजा जाता है। जो वनवासी लोग होते हैं हमारे देश में, कई सारे पेड़ों को भी पूजा जाता है। तो हमारे यहाँ तो ये कल्चर ही, हमारे संस्कृति का ही हिस्सा है कि हम सभी नेचर का सम्मान करते हैं और उनकी केयर करते हैं। Forests are necessary for the raw material for industries like construction, paper, news, print, silk, matchboxes, medicinal herbs, honey, lacquer and raw material needed for paint। तो फॉरेस्ट से क्या प्राप्त किया जाता है? उससे कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। कौन से इंडस्ट्रीज के लिए लगता है? पेपर इंडस्ट्रीज के लिए। पेपर जो है वो वुड से बनाया जाता है। न्यूज प्रिंट यानी न्यूज की इंक, न्यूज़पेपर की इंक, फिर सिल्क का प्रोडक्शन, फिर मैच बॉक्सेस बनाने के लिए लकड़ी लगती है। मेडिसिनल हर्ब जो आयुर्वेद में लगते हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह औषधि बनाने के लिए। मधु, लाख शाक होता है। लाख यानी एक सब्सटेंस होता है मरून कलर का, ब्राउन कलर का। उसका यूज कई बातों के लिए किया जाता है, जैसे स्टैंप लगवाने के लिए, सील लगवाने के लिए, या फिर चूड़ियाँ बनाने के लिए वगैरह। और पेंट्स बनाने के लिए भी जो रॉ मटेरियल लगता है वो भी प्राप्त किया जाता है। फिशरीज इंक्लूड सी वाटर फिश एंड फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन रिवर्स, कैनल्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। फिशरीज में क्या आता है? मच्छी मार व्यवसाय में क्या आता है? तो दो तरह के होते हैं फिश। एक तो फ्रेश वाटर फिश जो मीठे पानियों में होते हैं, यानी नदियों में या वेल्स में वगैरह, तालाब में वगैरह, या फिर सी वाटर फिश यानी मरीन जो समुद्र के पानी में, खारे पानी में आते हैं वो। तो ऐसे होते हैं। हार्बर्स हैव बीन बिल्ट और ओल्ड हार्बर्स हैव बीन रीडेवलप्ड। फिश सीड इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड फिशिंग इंडस्ट्री ट्रेनिंग सेंटर्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। तो क्या होता है? बंदरगाह बनाए गए हैं, हार्बर्स, और पुराने जो बंदरगाह थे उन्हें फिर से विकसित, डेवलप किया गया है। और फिश सीड यानी फिश के अंडे दिए जाते हैं। वो खेती, अगर किसी के खेत में तालाब है या फिर कुआं है तो वहाँ पर वो डाले जाते हैं, वहाँ पर वो ग्रो करते हैं, और वो ग्रो करने के बाद फिश निकाल कर बेचते हैं। टूरिज्म यानी पर्यटन उद्योग। India has a rich cultural heritage. There are places of worship of different religions, pilgrimage centers, confluence of rivers, forts, caves, etc. all over the country. भारत में बहुत समृद्ध संस्कृति है हमारी, ठीक है। बहुत डाइवर्सिटी है हमारे कल्चर्स में। हमारे देश में बहुत से धर्मों के गुरुद्वारा है, मंदिर है, ठीक है, बुद्ध विहार है, जैन मंदिर है। तो ये कई सारे धर्मों के पूजा घर है। फिर धार्मिक स्थल है, संगम है नदियों के, जैसे प्रयागराज में है, ठीक है। तो वहाँ पर भी काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं। किले हैं कई सारे, गुफाएं हैं, गुफा चित्र है जैसे अजिंठा में है, ठीक है, वेरूर में है। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल कंट्री एज वेल एज फ्रॉम एब्रॉड ट्रैवल इन इंडिया थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर हमारे देश में, एक तो देशांतर्गत यानी देश के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य टूरिस्ट जाते रहते हैं, और बाहरी देशों से भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं। द फैसिलिटीज़ फॉर टूरिस्ट टू स्टे, ट्रैवल एट्सेट्रा आर प्रोवाइडेड थ्रू द टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जो यहाँ पर टूरिस्ट रहते हैं पर्यटन स्थलों पर, वहाँ पर उनकी रहने की, खाने की सुविधा करने के लिए उनको गाइड्स प्रोवाइड करना, इसकी जो है वो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। सेल ऑफ क्यूरियोज एंड होटल इंडस्ट्री थ्राइव्स इन प्लेसेस। तो यहाँ पर रूम्स को प्रोवाइड करना, होटल, खाना खाने के लिए वगैरह काफ़ी डेवलप होते हैं टूरिस्ट प्लेसेस पर। इन सम प्लेसेस देयर आर गाइड्स हु गिव इंफॉर्मेशन टू टूरिस्ट अबाउट दैट एरिया। वहाँ पर गाइड्स होते हैं जो वहाँ पर बताते हैं कि कौन सी फेमस जगह है, वहाँ पर स्थान है, फिर उसका जो इतिहास है वो बताते हैं। Sometimes when vehicles don't reach the destination in some remote and difficult to reach tourist places, the local people help the tourists in return for a fee. तो
कुछ जगहों पर, कुछ स्थानों पर जहां बहुत दूर होते हैं वो, वहां पर पहुंचना कठिन होता है, तो वहां पर जो लोकल स्थानीय लोग होते हैं वहां रहने वाले, वो उन पर्यटकों की मदद करते हैं ये पैसे लेकर। तो हमारे यहाँ तो कल्चर ही अतिथि देवो भव, तो हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं उसका सम्मान किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर जनरेटेड आउट ऑफ दीज नीड्स, तो इससे काफ़ी रोजगार प्राप्त होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फॉरेन ट्रेड, विदेशों के साथ जो व्यापार होता है वो देखेंगे। When planning started in 1951, the import of industrial goods and raw material required for production increased. India's imports included machines, iron, mineral oil, fertilizers, medicines, etc. 1951 में जब प्लानिंग शुरू की हमने, तब इंपोर्ट इंडस्ट्रियल यानी कारखानों के सामान, रॉ मटेरियल्स होते हैं या मशीनरी होती है, वो इंपोर्ट करना शुरू कर दिया हमने। जैसे मॉडर्न मशीनरी हो या आयरन हो, लोहा, फिर मिनरल ऑयल कच्चा तेल, फिर फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन, औषधियाँ। आजकल तो बहुत सी चीज़ें इनमें से हम स्वयं प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। इंडिया ऑल्सो गेव इम्पिटस टू एक्सपोर्ट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू गेन वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। तो विदेशों से पैसा कमाने के लिए हमने एक्सपोर्ट को भी काफ़ी महत्व दिया और डेवलप किया। इंडियाज एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर, पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स एट्सेट्रा। भारत से जो निर्यात किया जाता है सामान, जो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें चाय आता है, कॉफ़ी आता है, मसाले आते हैं, कॉटन के कपड़े आते हैं, फिर लेदर की वस्तुएं, चप्पल्स, शूज़, पर्ल्स यानी मोतियों के गहने, प्रेशियस स्टोन्स यानी हीरे या फिर पन्ने वगैरह, उससे बनाए हुए गहने, उससे उन्हें भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इंटरनल ट्रेड, इंडियाज इंटरनल ट्रेड टेक्स प्लेस वाया रेलवेज, वाटरवेज, रोडवेज, एयरवेज एट्सेट्रा। भारत में जो है अंतर्गत व्यापार जो है, देश के भीतर जो व्यापार होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक गांव से दूसरे गांव, वो रेलवेज के द्वारा होता है, वाटरवेज यानी नावों के द्वारा होता है, जहाज़ों के द्वारा, एयरवेज यानी विमानों के द्वारा भी होता है। ठीक है। पोर्ट्स लाइक मुंबई, कोलकाता, कोचीन एंड चेन्नई आर इम्पोर्टेंट। जो वाटर पोर्ट्स है यानी बंदरगाह जहाँ से जहाज़ आते जाते हैं, तो उसमें से मुंबई, कोलकाता, कोचीन, चेन्नई ये महत्वपूर्ण पोर्ट्स है। कमोडिटीज़ लाइक कोल, कॉटन टेक्सटाइल्स, राइस, व्हीट, रॉ जूट, आयरन, ऑयल सीड्स, स्टील, सॉल्ट, शुगर एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इंटरनल ट्रेड। तो भारत के भीतर, हमारे देश के भीतर एक रीजन से दूसरे रीजन में क्या ट्रांसफर किया जाता है? कोयला, फिर कॉटन के कपड़े, राइस, जहाँ पर राइस अधिक प्रोड्यूस होता है वहाँ से कम प्रोड्यूस होने वाले स्थानों पर, जहाँ पर व्हीट अधिक प्रोड्यूस होता है वहाँ से कम प्रोड्यूस जहाँ पर होता है वहाँ पर, रॉ जूट, फिर आयरन, स्टील, ऑयल सीड्स, सॉल्ट, शुगर, ये सब इंटरनल ट्रेड में आते हैं। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन द कंट्री इम्प्रूव्स। तो अगर औद्योगिक विकास होता है, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है, तो देश के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उनके रहने का जो लेवल होता है वो बेहतर होती है, उनको कई सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, उनका पैसा इनकम बढ़ता है। मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकम अवेलेबल, कई सारे रोजगार उपलब्ध होते हैं। ऑन द होल इट हेल्प्स द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, इससे देश का ही विकास होता है, प्रगति होती है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल सी हाउ द लाइफ ऑफ इंडियंस हैज बीन चेंजिंग। अगले पाठ में हम भारतीयों की जीवन शैली कैसे बदलती जा रही है स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद, ये हम सीखेंगे। तो यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ जाए।